मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं अपनी दक्षिण भारत की नदियों के विषय में। हम साउथ इंडियन रिवर के विषय में आज जानने का प्रयास करेंगे। हमारी साउथ इंडिया में हमारी कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम सबके ध्यान में आता है कि हमारी साउथ इंडिया में हमारी कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। ये अपना भारत है और इस तरीके से हमारे साउथ इंडिया में, हमारे दक्षिण भारत में हमारी कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, ये हम अपने अध्ययन के क्रम में इसको देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे साउथ इंडिया में आखिर हमारी कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारे साउथ इंडिया में जो हमारी नदियां प्रवाहित होती हैं, ये नदियां क्रमशः निम्न हैं। यहां पर हमारी एक नदी होती है जिसे हम लोग हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और इसी हुगली नदी में यहां से एक नदी आती है जिसे हम कहते हैं दामोदर नदी आकर के मिलती है। किस नदी में? हुगली नदी में। हुगली नदी में आकर के मिलती है। फिर यहां से हमारी एक नदी निकलती है, यहां से हमारी एक नदी निकलती है, जिस नदी को कहीं ना कहीं हमारी इस पूर्वी घाट पर गिरने वाली नदियों की जब हम बात करते हैं तो हमारे पूर्वी घाट पर हमारी जो नदी गिरती है, उस नदी में यहां पर हमारी नदी है स्वर्ण रेखा नदी। इसे हम कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी स्वर्ण रेखा नदी है। और फिर यहां पर हमारी दूसरी नदी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी अगली नदी के रूप में यहां पर हमारी नदी है ब्रह्माणी नदी, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी है हमारी। और फिर यहां पर हमारी एक नदी आती है, कहीं ना कहीं इस नदी को हम लोग ब्रह्माणी नदी कहते हैं। ब्रह्माणी नदी है हमारी। तो इस तरीके से हमारी ब्रह्माणी नदी है। और यहां पर जब हम लोग देखते हैं तो यहां सिंघवा की पहाड़ियां हैं। इस सिंघवा की पहाड़ियों से हमारी एक नदी आती है। सिंघवा की पहाड़ियों से हमारी एक नदी आती है। इस नदी को हम लोग जानते हैं महानदी के नाम से। ये हमारी नदी महानदी है। इसे हम महानदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी महानदी है। इसका कहीं ना कहीं आप देखिए उड़ीसा में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है इस नदी का। और ये आपकी महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघवा की पहाड़ियों से निकलता है। दंडकारण्य के क्षेत्र से हमारी नदी निकलती है और ये प्रवाहित होते होते आकर के यहां आप देखें तो आपके कटक के पास, उड़ीसा के कटक जिले के पास अपना पंजाकार डेल्टा बनाती है। वृक्षनुमा डेल्टा बनाने के लिए फेमस है। तो हमारी ये जो नदी है, इस नदी को हम लोग जानते हैं महानदी के नाम से। और इस प्रकार से ये सिंघवा की पहाड़ियों से, दंडकारण्य की पहाड़ियों से निकल करके भारत में प्रवेश करती है, भारत में आती है। और फिर इसकी जो सहायक नदियां हैं, एक नदी इसकी सहायक नदी है तेल नदी। इसे हम तेल नदी के नाम से जानते हैं। और इसकी सहायक दूसरी नदी है जिसे हम जोंक नदी के नाम से जानते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं निम्न में से, तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी तेल नदी और जोंक नदी हमारी महानदी की सहायक नदी है। जैसा सम्मान आपके गंगा को प्राप्त होता है आपके नॉर्थ इंडिया में, वही सम्मान कहीं ना कहीं उड़ीसा में महानदी को प्राप्त होता है। महानदी में लोग नहाते हैं। और इसी महानदी के किनारे यहां पर आपका पारादीप बंदरगाह है। और इस पारादीप बंदरगाह से हमारे दंडकारण्य वाले क्षेत्र में जितने भी खनिज संसाधन पैदा होते हैं, ये सारे के सारे खनिज संसाधन उनको यहां पारादीप बंदरगाह तक लाया जाता है। और इस पारादीप बंदरगाह से जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर और कहीं ना कहीं यहां पर आप देखेंगे यूरोपीय और मध्य एशिया के अरब राष्ट्रों की तरफ भेज दिया जाता है, या अमेरिका की तरफ, अफ्रीका की तरफ भेज दिया जाता है। जो प्रमुख तौर पर यह बंदरगाह है हमारा, ये नदी है, ये लौह ढोने के लिए जानी जाती है। ये लोहे को ढोती है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। यहां पर जो हमारी नदी है स्वर्ण रेखा नदी,
ये जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। इसे हम जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ये हमारा जैविक मरुस्थल है। ये हमारा जैविक क्या है? मरुस्थली नदी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इस नदी में बीओडी की मात्रा बहुत कम है। जो हमारी घुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कहीं ना कहीं यहां हमारी इस नदी में क्या है? कम है। इसी कारण से इस नदी में जीवन सरवाइव नहीं कर पाता है, जीवन चल नहीं पाता है। इस कारण से इस नदी को हम जैविक मरुस्थली नदी के रूप में जानते हैं। ये जैविक मरुस्थल में तब्दील हो गई है और इस नदी को बचाने की बहुत दरकार है। और ये हमारी जो नदी है, जमशेदजी टाटा नगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदजी टाटा नगर हमारी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसमें से जितनी नदियां हैं सभी छोटा नागपुर की ये 3 नदियां निकलती हैं। यहां पर हमारी जो बैतरणी नदी है ये क्योंझर को पठारों से निकलती है। कहां से निकलती है? क्योंझर के पठारों से इसका जन्म होता है, क्योंझर के पठार से। और सभी कहीं ना कहीं छोटा नागपुर के पठार से जन्म लेती हैं। और ये 3 नदियां हमारी छोटा नागपुर के पठार से जन्म लेती हैं। कहां से? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार से जन्म लेती हैं ये हमारी तीनों नदियां। और हमारा जमशेदजी टाटा नगर, जमशेदजी टाटा नगर कहीं ना कहीं कहां पर स्थित है? यहीं पर स्थित है हमारा टाटा नगर। और ये औद्योगिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। और यहां पर जब हम देखते हैं दामोदर नदी को कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता था। कहां के लिए? पश्चिमी बंगाल के लिए। लेकिन अब दामोदर नदी के तटबंध व्यवस्थित बना दिए गए हैं। अब ये पश्चिमी बंगाल के लिए शोक ना होकर के वहां के लिए वरदान है। और ये हमारी नदी जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहां पर एक बैराज है। उसी बैराज से हमारी गंगा नदी फिर पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और फिर वहीं से एक हुगली नदी निकलती है जो हमारे कोलकाता शहर जिसके तट पर बसा हुआ है। और यहां पर कोलकाता बंदरगाह तक की नदी जोड़ती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे पश्चिमी बंगाल के लिए हुगली नदी एक वरदान के समान है। और यहां पर जब हम देखते हैं तो हमारी महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। इसे उड़ीसा का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा का शोक अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है तो हमारी महानदी को कहा जाता है। फिर हमारे दक्षिण भारत की पूर्वी घाट पर गिरने वाली नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में जो हमारे सामने नदी आती है वह हमारी गोदावरी नदी है। और इस गोदावरी नदी का जन्म की अगर आप बात करें तो ये हमारी गोदावरी नदी जो है इसका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक की पहाड़ियों से होता है या त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। इस नदी का जन्म, हमारी गोदावरी नदी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक की पहाड़ियों से होता है। और ये नदी हमारी वहां से प्रवाहित होते होते इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियों में क्रमशः आपको दिखाई देती है। यहां पर एक नदी है पूर्णा, इस नदी का नाम है पूर्णा। और फिर इसकी दूसरी सहायक नदी है वर्धा। वर्धा एक जिला है महाराष्ट्र का, वर्धा नदी है इसकी सहायक नदी। वर्धा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में है और यहां पर ये वर्धा नदी है। और इस प्रकार से वर्धा नदी वर्धा घाटी में प्रवाहित होते हुए अपने जल को ले जाकर के कहां पर मिला देती है? गोदावरी नदी में मिला देती है। तो ये हमारी नदी कहीं ना कहीं वर्धा है। और फिर यहीं से हमारी एक नदी निकलती है जिसे हम जानते हैं पेनगंगा के नाम से। ये हमारी पेनगंगा है। और फिर हमारी यहां पर एक नदी है जिसे हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं, प्राणहिता नदी है। और फिर ये हमारी एक नदी है जिसे हम बेनगंगा के नाम से जानते हैं, बेनगंगा है हमारी। और फिर यहां से एक सहायक नदी आगे बढ़ती है जिस नदी को हम लोग कहीं ना कहीं इंद्रावती के नाम से जानते हैं, इंद्रावती के नाम से जानते हैं इस नदी को हम। ये नदी हमारी कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी है। और इस प्रकार से हमारे दक्षिण भारत की नदियों को अगर देखा जाए
ये हमारी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जो हमारी है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें 1465 किलोमीटर ये लंबी है, 1465 किलोमीटर ये लंबी है। और ये नदी हमारी महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़, फिर कहीं ना कहीं ये नदी हमारी उड़ीसा, फिर ये तेलंगाना राज्य में प्रवेश करती है, और फिर ये आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी नामक स्थान पर आकर के, कौन से स्थान पर? राजमुंदरी नामक स्थान पर आकर के, राजमुंदरी नामक स्थान पर आकर के वृक्षानुमा, वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार से वृक्षाकार डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। और ये राजमुंदरी जिला में ही सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन संपूर्ण भारत में किया जाता है। इसी कारण से भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? आपकी राजमुंदरी जिले में ही स्थित है। राजमुंदरी जिले में ही तंबाकू शोध संस्थान जो आपका स्थित है, यहीं पर स्थित है। फिर हमारी यहां पर एक नदी आती है जिसे हम जानते हैं प्रवरा के नाम से, हमारी प्रवरा नदी है ये। और फिर यहां से हमारी एक नदी आती है जिसे हम मंजीरा के नाम से जानते हैं। ये दोनों नदियां कहीं ना कहीं आप देखें तो बाएं तट से आकर के गोदावरी में मिलती हैं। और गोदावरी को हम कहते हैं वृद्ध गंगा। इसे हम क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा कहते हैं, या फिर इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, या इसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। इस नामों से हमारी गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बूढ़ी गंगा हमारी कौन सी नदी है, तो हमारी गोदावरी नदी हमारी बूढ़ी गंगा है। और फिर आपसे अगर कोई पूछे कि हमारी कौन सी नदी है जिसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं, तो हमारे दक्षिण की गंगा की जब बात हम करते हैं तो हमारी कौन सी नदी आती है? यही गोदावरी नदी। और फिर यहां पर हम लोग देखें, हमारी अगली नदी जो यहां पर प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। हमारी जो अगली नदी यहां पर प्रवाहित होती है, ये हमारी कृष्णा नदी है। और कृष्णा नदी यहां से प्रवाहित होकर के आकर के अपना डेल्टा बनाती है। इसकी सहायक नदियों को अगर हम बात करें, हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदी की अगर हम बात करें, इसके जन्म की अगर हम बात करें, तो इसका जन्म कहीं ना कहीं महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से इसका जन्म होता है। वहां से यह जन्म लेकर के, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से जन्म लेकर के, यह नदी हमारे महाराष्ट्र, फिर हमारे आंध्र प्रदेश, फिर हमारे कर्नाटक, फिर हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में होकर के प्रवाहित होती है। इस प्रकार से ये नदी हमारी कहीं ना कहीं देखें 1400 किलोमीटर लंबी है। ये हमारी कृष्णा नदी है, और ये हमारी कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबी है। दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है ये। आपकी किस घाट पर गिरने वाली? पूर्वी घाट पर गिरने वाली। वैसे संपूर्ण दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी की अगर बात करेंगे तो हमारी कौन सी नदी आएगी? यही नदी। तो ये हमारी कृष्णा नदी है, और यहां पर इसमें दूध गंगा आकर के, पंच गंगा आकर के मिलती है। इसे हम कहते हैं पंचगंगा। और फिर इसकी दूसरी सहायक नदी है दूध गंगा। फिर अन्य इसकी सहायक नदी है घाट प्रभा। अगली सहायक नदियों की जब बात करें तो माल प्रभा। फिर अगली सहायक नदी की अगर हम बात करें तो ये एक नदी यहां पर आ निकलती है जिसे हम कहते हैं, ये हमारी तुंग है। और ये हमारी जो शाखा है, अगली शाखा हमारी है, अगली शाखा हमारी है भद्रा। और तुंग भद्रा जब मिल जाती है तो यहां पर हमारी नदी होती है तुंग भद्रा। तुंग भद्रा इसकी क्या है? सहायक नदी है। ये तुंग है और ये भद्रा है, दोनों जब आपस में मिल जाती हैं, तुंग भद्रा और जाकर के यहां पर मिल जाती है। और इसी कृष्णा नदी पर एक नदी इधर से आकर के मिलती है जिसे हम मूशी नदी कहते हैं। इसका नाम क्या? मूशी नदी। और हैदराबाद शहर जो आपका है,
हैदराबाद शहर आपका इसी मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, हैदराबाद शहर। और यहां पर जब हम देखते हैं तो हमारी एक कोयना नदी है जो आकर के यहां पर मिलती है, कोयना नदी। कोयना एक बांध भी है यहां पर बनाया गया इसी कोयना नदी पर। इसी बांध के कारण कोयना भूकंप आया था कोयना में, और भयंकर भूकंप आया था जहां पर लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। और यहां पर एक हमारी छोटी सी नदी है, यहां पर हमारी एक लंबी सी नदी है जिस नदी को हम भीमा नदी के नाम से जानते हैं। यह हमारी नदी क्या है? भीमा नदी है। ये नदी कहीं ना कहीं हम देखें, भीमा नदी हमारी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो हमारी कौन सी नदी है? हमारी भीमा नदी है। भीमा नदी हमारी कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इस तरफ से आकर के मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी, उसके बाएं तट से आकर के मिलने वाली सबसे बड़ी नदी, बाएं तट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होती है? तुंगभद्रा होती है। तुंगभद्रा बाएं तट से आकर के गिरने वाली सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। तो ये बातें भी हमको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र के एमएच के महाराष्ट्र के कहीं ना कहीं ये त्र्यंबक की पहाड़ियों से इसका जन्म होता है, इसका महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। अगली नदी हमारी यहां पर देखने को मिलती है, इसे हम कहते हैं पेन्नार नदी। ये हमारी नदी है पेन्नार नदी। और फिर यहां पर हमारी एक नदी होती है जो इस प्रकार से यहां पर प्रवाहित होती है, इसे हम लोग जानते हैं कावेरी नदी के नाम से। ये हमारी नदी कैसी है? कावेरी नदी के नाम से इसे हम जानते हैं। इसे दक्षिण भारत में बेहद सम्मान प्राप्त है। यह 805 किलोमीटर लंबी है आपकी, 805 किलोमीटर ये हमारी लंबी नदी है, कावेरी नदी। इस नदी को, गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, लेकिन कावेरी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इस नदी को हम लोग जानते हैं। ये हमारी दक्षिण भारत की गंगा है। और कहीं ना कहीं ये हमारी जो नदी है, कौन सी नदी? हमारी गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब दक्षिण भारत की गंगा की बात आएगी तब कहीं ना कहीं हमारी कौन सी नदी आ जाती है? कावेरी नदी। और यह कावेरी नदी हमारी यहां पर देखें, या आपके कर्नाटक से निकल करके तमिलनाडु से होते आके अपने जल को क्या कर देती है? गिरा देती है। कर्नाटक में इसका जन्म होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका जन्म होता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं लिख लें, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका जन्म होता है। और यह अपने जल को ला करके कहां पर गिरा देती है? फिर यहां कावेरी के तट पर गिरा देती है। तो इस प्रकार से हमारी ये नदी क्या कहलाती है? कावेरी नदी कहलाती है। और ये हमारी कावेरी नदी वर्षवाही नदी है। कैसी नदी है? वर्षवाही नदी है। इसमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता है, या फिर इसे एक हम शब्द कहते हैं, यह सदा नीरा है। कैसी नदी है? सदा नीरा नदी है। इसमें हमेशा जल प्रवाहमान रहता है। दक्षिण भारत की मात्र एक ऐसी नदी है जिसमें हमेशा जल प्रवाहमान रहता है, हर समय जिसमें जल प्रवाहित होता रहता है। वो नदी है हमारी कावेरी, वर्षवाही नदी, सदा नीरा नदी। यह सदा नीर कहां से प्राप्त करती है? जबकि हमारे दक्षिण भारत में हिम रेखा से नीचे ही सारे पर्वत है, लगभग उनकी औसत ऊंचाई। ऐसे में ये कहां से जल स्रोत प्राप्त करती है? आइए देखते हैं। जब हमारा ग्रीष्मकालीन मानसून आता है तो हमारे ग्रीष्मकालीन मानसून से ये कहीं ना कहीं क्या प्राप्त करते हैं? ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त करती हमारी ये पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियां। पर्वतों को रोक करके यहां पर्वतीय वर्षा होती है। इस कारण कहीं ना कहीं मानसूनी वर्षा से इस नदी में जल की व्यापक मात्रा प्राप्त होती है, और ये प्रवाहित होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। और फिर हम लोग यहां पर देखें, जब हमारा मानसून लौट रहा होता है, जिसे हम उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, हमारा लौटता हुआ मानसून हमारे कोरोमंडल के तमिलनाडु के इसी तट पर वर्षा कराता है। और उस दौरान भी कहीं ना कहीं यहां पर क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है।
नीर प्राप्त होता है। इस कारण से वर्ष के सभी महीने हमारी कावेरी नदी जल को प्राप्त करती है। हमारे कावेरी नदी में जल मिलता रहता है। इसी कारण से हम कावेरी नदी को वर्षवाही नदी कहते हैं और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी जल विवाद भी हुआ था, इसके लिए ट्रिब्यूनल की भी गठन किया गया और ये विवाद कहीं न कहीं 4 राज्यों में है। यहां पर कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया और फिर आंध्र प्रदेश राज्य। अब तेलंगाना अलग राज्य बन गया है। तो यह विवाद, अब कावेरी जल विवाद कितने राज्यों में हो गया है? 5 राज्यों में हो गया। यह बहुत संवेदनशील मामला है। कृष्णा नदी जल विवाद भी है यहां पर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 1969 में कृष्णा नदी जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना की गई। एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था जिससे राज्यों के मध्य होने वाले विवाद का निपटारा किया जा सके। कृष्णा नदी जल विवाद हुआ, कावेरी नदी जल विवाद हुआ, ये इन राज्यों के मध्य जल को लेकर, बंटवारे को लेकर के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है। तो ये हमारी जो नदी है, इस नदी को हम किस रूप में जानते हैं? इस नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानते हैं। और यहां से हमारी एक नदी निकलती है जिसे हम वैगई नदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी नदी कैसी है? वैगई नदी है, केरल और तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होती है। और फिर यहां पर हमारी एक नदी है जिसे हम ताम्रपर्णी नदी के नाम से जानते हैं। ताम्रपर्णी नदी है हमारी ये। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला से इसका जन्म होता है और ये आकर के अपने जल को यहां पर गिरा देती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें, ये हमारी ताम्रपर्णी नदी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे दक्षिण भारत की पूर्वी घाट पर गिरने वाली ये सभी नदियां हैं और ये सभी नदियां इस तट पर, हमारे पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहां पर बनने वाला जो हमारा डेल्टा है वो वृक्षाकार डेल्टा है। और ये सभी नदियां कहीं ना कहीं पठारी भागों से प्रवाहित होती हैं। इस कारण से नदियों में जल परिवहन संभव नहीं है। ये नदियां जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से ये नदियां हमारे विभिन्न राज्यों में होकर प्रवाहित होती हैं। तो यहां पर हमारी स्वर्णरेखा नदी है, बैतरणी नदी है, ब्रह्मणी नदी है, महानदी है जो हमारे उड़ीसा राज्य का शोक कही जाती है। और फिर जैविक मरुस्थल के रूप में प्रसिद्ध है हमारी स्वर्णरेखा नदी, क्योंकि इस नदी के किनारे उद्योगशालाएं स्थापित हैं। और उन उद्योगशालाओं से क्या निकलता है? जो कचरा निकलता है वो इस नदी को इतना ज्यादा प्रदूषित कर दिया है कि इस नदी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्या आकस्मिक रूप से कम हो गई। जीव जंतु जब नहीं पाए जाएंगे तो जीव जंतुओं के विकास क्या मरुस्थल में हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो ठीक यही दशा यहां पर हो गई है। ये हमारा जैविक मरुस्थल बन गया है पूरी की पूरी नदी। एक जैविक मरुस्थल आपके देख रहे थे, आपके गाजियाबाद के पास है, यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी है। और दूसरा जैविक मरुस्थल की जब हम भारत में बात करते हैं तो हमारी कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण की रेखा है ये। ये बातें ध्यान में रखना है। और फिर यहां पर हमारी जो नदी आती है, सबसे बड़ी नदी जिसका जन्म नासिक, नासिक में जैसे आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है, उसी तरीके से महाराष्ट्र के नासिक में यही आयोजन होता है। इसी नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से हमारी इस नदी का जन्म होता है, गोदावरी नदी। और ये क्रमशः प्रवाहित होते होते आकर के आपके आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में अपना बनाती है। और फिर यहां पर आप देखें पूर्णा नदी है, वर्धा जिला है, वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। और फिर यहां पर आप देखें आपकी पेन गंगा है, प्राणहिता है। और फिर अगली नदी यहां पर आपकी वेन गंगा है और फिर इंद्रावती है। यहां पर आपकी पेन गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी। और फिर प्रवरा और मंजिरा नदियां आकर के इसमें मिलती हैं। फिर आपकी कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ियों से जन्म होता है। महाराष्ट्र से कर्नाटक फिर तमिलनाडु की तरफ ये नदी हमारी प्रवाहित होती है। और फिर आकर के यहां पर वृक्षाकार डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। और ये हमारी 1400 किलोमीटर लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियों में अगर हम देखें तो हमारी भीमा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है।
ये भीमा नदी सबसे बड़ी सहायक नदियों में है आपकी। और फिर यहां पर इस दिशा में देखें तो कहीं ना कहीं ये नदी हमारी दूसरे नंबर पर आती है इस तट पर। मीन्स दाहिने तट की, अगर हम बाएं तट की अगर बात करें तो नदी के साथ चले तो पट तट की दिशा अपने आप निर्धारित हो जाएगी। ये तुंगभद्रा दूसरे नंबर पर आती है। फिर हमारी यहां पर कावेरी नदी है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, इसका बेहद सम्मान है दक्षिण भारत में। तो ये हमारी साउथ इंडिया की नदी है कावेरी नदी। 805 किलोमीटर लंबी है हमारी नदी है। 805 किलोमीटर लंबे क्षेत्रफल पर क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब कर्नाटक में जन्म लेकर के तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाती है। और ये कावेरी नदी कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसे दक्षिण भारत के क्या कहते हैं, हम गंगा कहते हैं। और यहां पर आप देखें आपकी कोल्लूरी झील इन्हीं दोनों डेल्टा के बीच में है। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में आपकी कोल्लूरी झील है। और फिर अगर हम बात करें आपका व्हीलर द्वीप की बात करें तो महानदी के इसी तट पर है आपका व्हीलर द्वीप, जहां से कहीं ना कहीं हमारे पैसे प्राप्त क्या किए जाते हैं, हमारे रॉकेट, हमारे उपग्रह, सैटेलाइट्स हमारे अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं इसी व्हीलर द्वीप से। और इस व्हीलर द्वीप को अब कहीं ना कहीं क्या इसका नाम बदल कर रख दिया गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से इसे हम लोग जानेंगे। भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसका नाम रख दिया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से इसे व्हीलर द्वीप को अब हम लोग जानेंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये हमारी कौन सी नदी है, महानदी है। और इसी महानदी के तट पर हमारा कौन सा द्वीप है, पारादीप बंदरगाह। ये पारादीप बंदरगाह हमारी इसी नदी के तट पर है। और इसी पारादीप बंदरगाह से महानदी से सारा लौ एस्क लाया जाता है आपके दंडकारण्य के पठारों से, जो खनिज संसाधन का केंद्र है, सिंघवा की भूमि से सारे के सारे पदार्थ लाए जाते हैं खनिज संसाधन लौ एस्क। और इसे कहीं ना कहीं प्रसंस्करण के लिए जापान भेज दिया जाता है। और जापान में यही लोहा प्रसंस्कृत होकर के, शुद्ध होकर के फिर भारत में आता है। और भारत में इसे हाई प्राइस में हम लोग जापान बेचता है। तो भारत में ऐसी यूनिट बनानी चाहिए जिसमें हम जिससे हम जापान अपने लौह प्रसंस्करण के लिए ना भेजें और खुद हम अपने लोहे को इस्पात बनाएं और उसका औद्योगिक उपयोग करें। तो इस प्रकार से यहां पर ये नदियां सब प्रवाहित होती हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जमशेदजी टाटा नगर हमारी किस नदी के तट पर स्थित है, तो हमारी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो आज हम देख रहे थे दक्षिण भारत की नदियां, जिसके क्रम में हमने देखा कि दक्षिण भारत के पूर्वी घाट पर गिरने वाली नदियां, हमारी वृद्ध गंगा कौन है, हमारी बूढ़ी गंगा कौन है, हमारे दक्षिण की गंगा कौन है, हमारे दक्षिण भारत की गंगा कौन है। जब भारत सब जुड़ जाएगा तो कावेरी, जब दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा की बात होगी, तब ये सारे के सारे कहीं ना कहीं गोदावरी के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं। तो ये विषय सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल अपने संज्ञान में ले लेना है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में इससे आपके प्रश्न आते रहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।